Assalamu alaikum everyone, you are watching Dr. Amana Saeed. In this video I will tell you about the tips to pass the prof and OSPE, Viva, everything, how to manage the time, how to manage the schedule, each and everything I will describe you in this video, so watch this video till the end. फर्स्ट टिप हमारी जो है, जो हम स्टार्ट लेने लगे हैं अपनी वीडियो का, वो जो मेन टिप है, कह लें कि अभी हम बेस से स्टार्ट ले रहे हैं ऑब्वियसली, तो अभी हम बात करते हैं एक ऐसे टिप की जो अगर मेडिकल का कोई भी स्टूडेंट है, ना सिर्फ वो MBBS का है, DPT का है, IT का है, या आपकी कोई और BS की कोई फील्ड है कोई और, ठीक है, किसी भी मेडिकल फील्ड के लिए जो अब मैं टिप बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पे वर्क करते हैं ना तो समझ लें आपका 30% काम तो यहीं पे हो गया। आपका जो मेंटल एक स्ट्रेस है ना वो आपका यहीं पर रिड्यूस हो गया। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने, कहते हैं कि एक शेड्यूल बना लें, ठीक है। हर एक चीज़ को करने का एक तरीक़ेकार होता है, एक शेड्यूल होता है, एक तरीक़ेकार होता है किसी भी चीज़ को लेके चलने का। लाइक अगर आपको पता है आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, आप उनका शेड्यूल बनाएं। लाइक आप एक पेपर लें, पेपर के टॉप पे आप लिखें कि आपका एक एनाटॉमी का सब्जेक्ट है, साथ आप लिखें फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है, साथ आप ये लिखें कि आपका एक बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट है अगर आप फर्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट हैं। अगर आप DPT के स्टूडेंट हैं तो इसमें काइनेजियोलॉजी का सब्जेक्ट ऐड हो जाता है और बायोकेमिस्ट्री का निकल जाता है, बायोकेमिस्ट्री सेकेंड ईयर में आ जाती है। अब इसमें आपने क्या करना है कि वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आपको पता है कि आपने होल द ईयर फोकस नहीं किया या आपको बहुत ज़्यादा नीड है उस सब्जेक्ट पे काम करने के लिए, ठीक है। मेरा ये मानना है कि हर स्टूडेंट को, जो भी फर्स्ट ईयर का है, उसको हर एक सब्जेक्ट को वेटेज बना के लेके चलना चाहिए। लाइक अगर उसको पता है कि उसको एनाटॉमी पे फोकस करना है तो ठीक है, वो दिन के 6 आवर्स उस सब्जेक्ट को दे दे, 2 आवर्स वो फिजियोलॉजी को दे दे, बाकी जो टाइम बचता है वो बायोकेमिस्ट्री को दे दे। लेकिन बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की ईजी होती है, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तो सेकेंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री इज लिटिल बिट टफ एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। तो टिप नंबर 1 ये है हमारे पास कि आपने सबसे पहले एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल में आपने ये लिखना है कि मेरा ये एनाटॉमी का सब्जेक्ट है, ये मेरा फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है और ये मेरा बायोकेम का सब्जेक्ट है, जिसके अंदर मैंने कैसे मैनेज करना है कि यार अच्छा इसके एनाटॉमी है, 2 मॉड्यूल्स ऐड है इसमें, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अगर आप DPT के हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थॉरेक्स, जो कि आप अगर फर्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट हैं तो आपने बताना है उसमें कि यार अच्छा अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब मैं इतने दिन में कर लूँगा। हर किसी को अपनी अपनी एक स्टेट का पता होता है कि मैं इतने दिनों में ये चीज़ कवर कर सकता हूँ। आपने अपनी एक एनर्जी लेवल के मुताबिक, आपने अपनी एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए कि अच्छा यार ये टाइम में मैं इतना काम कवर कर सकता हूँ, वो आपने बना लेना है। ऐसा नहीं है आप ये सोच के बैठ जाए कि 10 दिन के अंदर मैंने सारी एनाटॉमी पढ़ लेनी है, बस ठीक है 10 दिन में मैं कवर कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा नहीं होता है। आपने वो टाइम एक ऑफिशियली रखना है जिस चीज़ पे उतना टाइम लगना चाहिए और लगाना है आपने। ये नहीं कि आपने टाइम 10 दिन का दे दिया और आपसे 10 दिन में एक चैप्टर भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। अब सबसे पहले जब आप लिखेंगे ना कि जी मैंने 3 महीने है, सपोज दैट मैंने एनाटॉमी को 1 महीना पढ़ना है, मैंने फिजियोलॉजी को 1 महीना पढ़ना है, मैंने फिर थेरा को 1 महीना पढ़ना है, या मैंने फिर जो है वो काइनेजियोलॉजी को 1 महीना पढ़ना है, ऐसा नहीं होगा। आप चलें प्रॉपर एक शेड्यूल के साथ। लाइक आप एक दिन में रखें एनाटॉमी भी, आप एक दिन में रखें फिजियोलॉजी भी, आप उसी दिन के 1 घंटे के अंदर अपना कोई तीसरा सब्जेक्ट भी पकड़ के पढ़ें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि टाइम जैसे जैसे पास होता जाएगा ना, आपके एट अ टाइम 3 सब्जेक्ट्स होंगे जो कवर हो रहे होंगे, जो कि आपका एक होल सिलेबस है। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे, लाइक आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं और आप फिजियोलॉजी को नहीं टच कर रहे हैं, फिजियोलॉजी की बुक वैसे ही साइड पर रखी हुई है जो कि वैसे ही बड़ी बला है, उसको देख के वैसे ही बंदा डर जाता है जितनी बड़ी है वो गाइटन, तो उसको अगर आपने साइड पर रखा हुआ है और आप पढ़े एनाटॉमी, चले एनाटॉमी पे आपकी ग्रिप आ गई, आपने एनाटॉमी को 1 महीना दे दिया, आपने एनाटॉमी को 2 महीने दे दिए, पीछे 1 महीना रह जाता है, गाइटन पूरी की पूरी पड़ी हुई है, बायोकेम आपकी पूरी की पूरी पड़ी हुई है। तो जब आप उन चीज़ों को हाथ लगाना शुरू करेंगे आप कहेंगे यार ये तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, ओहो टाइम थोड़ा रह गया है। अब जैसे जैसे टाइम पास करता है ना, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आपका एंजाइटी लेवल बढ़ता है, उसमें जो आपकी एक लर्निंग पावर होती है ना, वो कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिनकी बढ़ जाती है, वरना मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स की डिक्रीज हो जाती है। वो डर के मारे ना फोकस नहीं कर पाते हैं, उनको ये लगता है यार है कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, पता नहीं मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, ओहो। उन्हें ना ऐसा लग रहा होता है कि जितना उन्होंने याद किया ना वो भी उन्हें भूल रहा है। ये हर दूसरे बच्चे के साथ होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लैदा वाली बात नहीं है। इसलिए आपने ना स्टार्ट ऑफ द टाइम से ही आपने ऐसी चीज़ों को समराइज करना है, ऐसी चीज़ों को अरेंज करना है एक शेड्यूल के अंदर, ताकि जब आपका एंड आ रहा हो ना सारे टेन्योर का, तो आपको पता हो यार मेजर बल्क मेरा कवर है। आपका एंजाइटी, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होगा। आप सिर्फ रिवाइज पे फोकस करेंगे, नई चीज़ों को लर्न करने पे आप फोकस नहीं करेंगे। ये टिप नंबर 1 है। अब आते हैं हम टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 हमारे पास ये है कि टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। अब मुझे पता है कि जी मेरे 2 महीने बाद प्रॉफ है, ठीक है, और मैं 2 महीने में बुक ना खोलूँ, ठीक है, मैं कहूँ कि कोई बात नहीं, आखिर के 1 महीने पढ़ लूँगी, कोई इशू ही नहीं है, एक महीना अच्छे से लगा लूँगी, ये वो, ऐसा नहीं होता। अगर आपने पढ़ना है ना और आप चाह रहे हैं कि आपने पास होना है, तो जितना टाइम आपके पास रह गया, चाहे ठीक है जो गुजर गया ओके फाइन, लेकिन जो टाइम आपका रह गया आप उसको यूटिलाइज ही ऐसे करें, आप उसको मैनेज ही ऐसे करें कि आपका सारा जो सिलेबस रहता है वो मैनेज हो जाए। अब मुझे पता है कि यार मैंने इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, उस पूरे एरिया के अंदर, उस पूरे टेन्योर के अंदर मैंने अपना मैक्सिमम देना है। मुझे पता है कि ये टाइम है मुझे एनाटमी पढ़ने का, मैंने 8 से 2 बजे तक जी एनाटमी पढ़नी है, तो मैंने 8 से 2 बजे तक एनाटमी पढ़नी है। फिर उसमें ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ के कहूँगी कि यार मैं कोई और काम कर लेती हूँ, मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ। तब तक जिस चीज़ को आपने जिस वक्त टाइम टेबल में रखा हुआ है, जिस टाइम पर रखा है, आपने उस टाइम पर पढ़ना उसको। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 बजे तक अगर आपका हुआ है, आपका नहीं हुआ उतना जितना आप करना चाहते थे, बस ठीक है, इट्स इनफ, आप छोड़ दें, आप उसे नेक्स्ट डे पे कर लें। अगर आप एनाटमी 2 बजे तक आपकी नहीं हुई, एक चैप्टर नहीं हुआ या आधा चैप्टर नहीं हुआ या 2 टॉपिक्स नहीं हुए, आप उसको कहेंगे नहीं यार चलो मैं 3 बजे तक पढ़ लेता हूँ। 3 बजे तक भी अंदर आपने खाने का ब्रेक ले लिया, इस तरह कुछ कर लिया, वो 4 बजे तक चली जाएगी। अब उसके 2 घंटे एक्स्ट्रा लगने से ये क्या होगा भला, कि ये होगा कि जब आप फिजियोलॉजी पे जाएंगे ना, आपकी एनर्जी भी कम हुई होगी, आपका टेम्परामेंट जो है वो बस आधा हुआ होगा, आपको ये होगा कि भाई अब थक गया हूँ, अब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, आप नैप ले लेंगे। जो आपका फिजियोलॉजी वाला टाइम था ना, वो तो ले लिया एनाटमी ने। अब फिजियोलॉजी वाला टाइम जब आप फिजियोलॉजी को दे देंगे, फिर आपको बायोकेम के लिए टाइम नहीं बचेगा, रात हो जाएगी, नींद आ जाएगी आपको, ठीक है। मतलब ये है मेरा बात करने का कि आपने हर एक चीज़ को अपने अपने टाइम पे लेके चलना। देन आते हैं हम थर्ड टिप की तरफ। थर्ड टिप ये होती है कि आपने जी, अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि बता दें कि किस तरीके से हम किसको पहले पढ़ें, किसको बाद में पढ़ें, किसको सुबह में पढ़ें, किसको शाम में पढ़ें, ठीक है, किस टाइम पे किस सब्जेक्ट को हम फोकस करना चाहिए हमें। अच्छा, इसका एक बड़ा मज़े का आंसर है, ठीक है, जो मैंने अपनी लाइफ में किया है, जब मैंने अपने फर्स्ट ईयर में किया था, वो ये था कि हमारे फर्स्ट ईयर में ना एक सब्जेक्ट होता था इस्लामियात, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट ईयर में थे ना, तो हम ये करते थे कि इस्लामियात नहीं पढ़ते थे, ठीक है, कोई भी नहीं पढ़ता। तो हम लोगों ने पता क्या किया था, मैंने बेसिकली क्या किया था, मैंने ये किया था कि मैं जब सुबह उठती थी तो मेरी आदत थी कि सुबह में मुझे ये लगता था कि अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं, अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली सारे दिन को आपका उसके मुताबिक कर देंगे जैसा आपने सोचा हुआ है। एक शेड्यूल के अंदर ना, एक प्लान के ऊपर चलना भी आसान काम नहीं है, ठीक है। एक इंसान है, ऑब्वियसली एक मशीन तो नहीं है कि जो बंदा टाइम टू टाइम चीज़ें करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब मुझे ये होता था कि अगर मैं सुबह उठी हूँ ना, तो मैं इस्लामियात पढ़ लेती हूँ। इस्लामियात की मैंने कुछ डिविजन्स की हुई थी। ऑब्वियसली आप देखें ना कितना मॉड्यूल है, कितनी चीज़ें हैं, आप उनको काउंट करो, फिर आप उनको डेज वाइज डिवाइड कर दो कि अच्छा इतने दिन में इतनी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इतना ज़्यादा सिलेबस रखने की, इतना ज़्यादा एक दिन में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वो बात है कि आप रखी जाओगे, फिर आपसे होगा कुछ भी नहीं, आप सारे दिन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर यही, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो इसलिए थोड़ा रखें, लेकिन उसको अच्छे तरीके से करें। ये मैं इस तरह कर लेती थी, मैं सुबह में पहले इस्लामियात का थोड़ा पोर्शन कर लेती थी, फिर मैं पकड़ती थी एनाटमी को, क्योंकि आपका मॉर्निंग टाइम होता है, फ्रेश टाइम होता है, एनर्जी लेवल अच्छा होता है। एनाटमी को आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो एनाटमी पे फोकस। उसके बाद मैं यही करती थी कि मैं फिजियोलॉजी को पकड़ लेती थी। फिजियोलॉजी को आप हार्डली 2 घंटे दें दिन के। फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक कहानी टाइप है। आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसको अगर क्रैम नहीं भी ना करेंगे, तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह जाएंगी जो आपको ऑन द प्रॉफ डे पे आपको याद आएंगी कि अच्छा ये ऐसे था। उसको आप अगर सिनेरियोज में या अपनी वर्डिंग में भी लिख देंगे, देन यू विल पास इंशाल्लाह ताला। एनाटमी में ऐसा कुछ नहीं है। एनाटमी में जो रिलेशन उन्होंने पूछा है, जो ब्लड सप्लाई किसी जगह की उन्होंने पूछी है, कोई डायग्नोसिस उन्होंने पूछा है, या कोई उन्होंने ब्रेकियल प्लेक्सस ड्रॉ करने को कह दिया है, तो वो सिर्फ वही है। आप उधर कहानियाँ नहीं लिख सकते। इसलिए एनाटमी को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप उसको कर लेते हैं तो वो बड़े अच्छे मार्क्स देती है आपको। देन आते हैं हम थर्ड सब्जेक्ट की तरफ। अब है बायोकेम। बायोकेम में फर्स्ट ईयर MBBS में सिर्फ इंट्रो होता है हर मॉड्यूल का, तो इंट्रो इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसको आप इस तरह कर लेंगे, सबसे पहले आप एनाटमी पढ़ें, उसके बाद आप फिजियोलॉजी पढ़ लें, उसके बाद आप बायोकेम पढ़ लें। बायोकेम को आप रखें 6 बजे के बाद, ठीक है। 6 बजे के बाद रखेंगे तो थोड़ा सा आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप तो किया होगा, लेकिन ये होगा कि आप थोड़ा सा बस उसको रीड कर लिया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बच्चे ये कहते हैं कि भाई हम जो है ना वो आसान सब्जेक्ट पहले कर लेते हैं, और जो मुश्किल वाला ना उसको हम आराम से एंड पे जाके करेंगे। ये एक जिसे कहते हैं ना, ऐसी चीज़ होती है कि बंदा अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। किस तरीके से देखिए, अब इजी सब्जेक्ट्स अगर आपने पहले कर लिए हैं, आपका तब एक लेवल, एक स्टेमिना और है। अब आप एंड तक आए हैं, आप थक गए हैं पढ़ के,
आप टायर्ड हुए हुए हैं कि यार बस सब प्रॉफ आए और निकलें और ये वो, आप ना ये सोच रहे होते हैं, आप टायर्ड हो जाते हैं क्योंकि ये टेन्योर 3 मंथ्स का तो होता ही होता है। अब इसमें करना क्या होता है, मेरे मुताबिक मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना वो पहले पकड़ें। पहले पकड़ने से क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा उसी पे लगेगी, आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद जो आसान वाले हैं ना, जो आपको पता है यार ये आखिर के 10 दिन में भी हो जाने हैं, यार ये आखिर के 5 दिन में भी हो जाने हैं, जिस तरह इस्लामियात और पाक स्टडीज़ है, अगर आप उसे आखिर के 3 दिनों में भी करोगे तो वो ईजिली कवर हो जाएंगे। ठीक है, एज अ मुस्लिम इस्लामियात बहुत अच्छी तरीके से बड़ी जल्दी लर्न हो जाती है हर स्टूडेंट को। ठीक है, पाकिस्तान स्टडी भी ऑब्वियसली सबको आइडिया होता ही है क्योंकि इतने साल पढ़ के हम आए होते हैं, तो वो आराम से एंड पे हो जाती है, आराम से हो जाती है, उसका कोई इशू नहीं है, उसका टेंशन लेने वाली भी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, ये हमारी टिप नंबर 4 है। 5th वाली टिप है ना, वो थोड़ी सी कह लेंगे आपको लगेगी कि ये क्या कह रही हैं, ऐसे तो नहीं होता, हम तो ऐसे ही करके तैयारी करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की मेंटालिटी होती है इस तरीके से, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से करते हैं कि लाइक आपको पता है कि आपने ये चीज़ कवर कर ली है, अब आप अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं और कहते हैं यार तुमने कितना पढ़ लिया, अच्छा तुमने इतना पढ़ लिया है, यार मैं तो बेसिटर चैप्टर पे हूँ। अच्छा, वो कॉल बंद हो जाती है। ठीक है, वो कॉल बंद होने के बाद ना आपको ये नहीं याद रहता कि आप एनाटमी का एक्सला पढ़ रहे हैं कि पेक्टोरल रीजन पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, आपको ये याद है यार इसने इतनी जल्दी इतना पढ़ लिया है, ओ माय गॉड मेरे तो इतने थोड़े दिन रह गए, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरी तैयारी उसके मुकाबले कुछ नहीं है। अब आपके वो चीज़ इस माइंड में चली जाती है, आपका वो जो फोकस है ना, अब वो जो आपकी एक कहते हैं कि एबिलिटी होती है उस चीज़ को करने वाली, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है। आपको ये लगता है अच्छा यार उसने कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया, मैं इतना यार वो, आपको ना डिप्रेशन होने लग जाता है। ये चीज़ है आप अवॉइड करें काइंडली। एग्ज़ाम्स के डेज़ में प्रॉफ के पहले प्रिपरेशन वाला टेन्योर में आप अवॉइड करें ज़्यादा चीज़ें पूछना किसी से। पूरा साल है, साल आप साथ पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन प्रॉफ का टाइम में आप अवॉइड करो कि उससे पूछना यार तुम्हारी कितनी तैयारी हो गई है, उससे पूछना यार तुम्हारी कितनी हो गई है, यार मुझे ये नहीं आता, यार तुम्हें वो नहीं आता। लाइक इस तरीके की जो आपकी कन्वर्सेशन है इससे आप थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने काम पे फोकस करें, प्रिसाइज हो जाए, थोड़ा सा जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, आप उसको अपने मुताबिक लेके चलें। देखिए मेरा स्टेमिना और है याद करने का, आपका और है, किसी और का और है। सारों के जो स्टेमिनाज हैं वो एक जैसे नहीं है, हर किसी की लर्निंग पावर अच्छी है, किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, किसी की स्पीकिंग पावर बड़ी अच्छी होती है, तो हर किसी की अपनी अपनी एबिलिटी है। आप अपनी एबिलिटी के साथ काम करें, अपनी चीज़ को फोकस करें। आप अपना जो लिखा हुआ है, आपने एक शेड्यूल जो आपने अपने लिए बना के टेबल के ऊपर लगा लिया है वॉल के साथ कि भाई इस तरीके से मैंने चलना, आप उसको फोकस करें। डे एंड पे देखेंगे कि भाई कहाँ तक आपने कितनी स्ट्रगल की है, कितना काम किया। चलें जी, अब आते हैं टिप नंबर 6 पे। जो टिप नंबर 6 है ना, वो कह लें कि हमारे पास 50% स्टूडेंट्स हैं जो उस चीज़ में लाइक करते हैं, या इस तरह से पढ़ना उनका एक तरीक़ेकार होता है, वो मेरा भी तरीक़ेकार है। मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ना स्टिकी नोट्स लगाए बगैर, अंडरलाइन किए बगैर, हाईलाइट किए बगैर मुझे चीज़ें लर्न नहीं होती हैं। ठीक है, ये तो चलें रही ना एक अलग बात। अब एक वो चीज़ है कि आपने पढ़ना है पूरा नेट में, सपोज दैट अब आप प्रॉफ में ऑब्वियसली 1 या 2 छुट्टियां होती हैं, बस एक तो नहीं है कि एक पेपर आ जाए तो 1 हफ्ते बाद होगा, एक तीसरे हफ्ते होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक 2 दिन की छुट्टी होती है, उसके बाद आपका नया पेपर होता है। तो उसमें ये होता है कि आपके पास इतना ज़्यादा सिलेबस होता है जो आपने रिवाइज करना होता है। ऐसे ही पास पेपर्स आपने रीड करने होते हैं, आपने कुछ MCQs पढ़ने होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं जो ऑब्वियसली आपने सर्च करके देखनी है। उसमें यह है कि अगर आपको पता हो कि यार ये चैप्टर मैंने खोल लिया है, इसके यहाँ पे ही सारे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस चैप्टर की समरी इस पेज पे मैंने लिखी हुई है, आपको पूरा चैप्टर A to Z रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन की पॉइंट्स को देखें, आप उन चीज़ों को देखें, वो पढ़ें, आगे जाएं, ताकि एक दिन के अंदर आप सारा कुछ रिवाइज करके जा सकें। अगले दिन जा रहे हैं और आपको पता लग रहा है कि जी यार ओहो मेरी ये वाली चीज़ रिवाइज करने वाली रह गई है, वो वाली चीज़ रह गई है, क्योंकि ज़्यादा होती है। अब स्मार्ट स्टडी क्या होती है कि आपने वो सारा कुछ कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है, जो आपने आखिरी दिन देखना, आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा और आप इजीली जाके अपना पेपर दे लेंगे। अब मेरे साथ फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था कि मैं थोड़ा लेंथी में चली जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली FSC से निकले थे तो लगता था सब कुछ पढ़ेंगे तो ही पास होंगे, सब कुछ करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब मैंने कर भी लिया, ठीक है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस कवर हुआ, तो अब रिवाइज जब मैंने किया तो मुझे मेरा ख्याल है 2 दिन लग गए थे, यानी कि जिस दिन हम पेपर दे के आए हैं उस दिन, उसकी रात, अगला दिन और उसकी रात जिस दिन पेपर था, रिवाइज पे ही लग गया था। ठीक है, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा था और मैंने इस तरह से स्टिकी नोट्स के फॉर्म में नहीं उस चीज़ को प्रिपेयर किया हुआ था।
तो अब क्या हुआ, जब मैं पेपर देने जा रही थी ना, तो रास्ते में मुझे अचानक क्लिक हुआ कि ओ माय गॉड, KLM वाले जो क्लिनिकल्स थे वो तो मैंने रिवाइज ही नहीं किए। अब मैं उधर परेशान हो रही हूँ रास्ते में कि यार ये ना हो उसमें से कोई क्लिनिकल आ जाए और मैंने तो रिवाइज नहीं किया, पता नहीं मुझे ये जो है वो याद आएगा कि नहीं आएगा। और वो क्लिनिकल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो मेरा ख्याल है उसमें से एक आया था, सारे नहीं आया था, बचत हो गई थी मेरी। तो फिर क्या हुआ कि ना मैंने उस वक्त रियलाइज़ किया कि हम इतनी मेजॉरिटी वाली चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, हमें उनको स्मार्ट स्टडी करना नहीं आता, हम स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते। हमें ये होता है कि बस अब यही पढ़ेंगे सारा A to Z तो हम पास होंगे, अदरवाइज़ तो हम तो फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जितना आप स्मार्ट स्टडी करते हैं उतने आपके चांसेस होते हैं पास होने के। हार्ड वर्क जो है ना वो ठीक है, हार्ड वर्क में भी स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। ऑब्वियसली एक बंदा है वो डॉक्टर बन रहा है, वो पहले इतनी स्ट्रगल कर रहा है और इतनी स्ट्रगल करके आया है, तो उसने अब हार्ड वर्क भी किया है। अब इस टेन्योर में हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की बड़ी नीड होती है। स्मार्ट वर्क हो तो आप ऐसे पेपर पास करते हैं। अब आते हैं हम अपनी टिप नंबर 7 पे। टिप नंबर 7 ये है कि आपने डेली रिवाइज करना है चीज़ों को। लाइक आप एक चीज़ आज पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं अच्छा ठीक है मुझे याद हो गई है, और हफ्ते बाद जाकर आप उस चीज़ को अगर दोबारा देखेंगे आपको कभी भी याद नहीं आएगा कि ये आपने पढ़ी हुई थी या ये आपको, क्योंकि देखिए ना वो चीज़ आपने एक शॉर्ट मेमोरी में रख दी है। शॉर्ट मेमोरी थोड़े दिन तक लास्ट करेगी, 2-3 दिन तक, उसके बाद आपको वो चीज़ भूल जाएगी। और एनाटॉमी तो ऐसे भूलती है। अगर आप एक चीज़ को डेली रिवाइज कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, आप एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे ले जाते हो, एक परमानेंट मेमोरी में आप उसको ले जाते हो, ठीक है। अब एक रूल बनाएं आप कि आप अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपने अगर एक चैप्टर आज कर लिया है, तो जब कल आपने दोबारा उस सब्जेक्ट की तरफ आना है तो आपके पास इतना टाइम या इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आपने पहले उस पिछले चैप्टर पे एक नज़र डालनी है, उसको रिवाइज करना है, फिर आपने नया चैप्टर शुरू करना है। लेकिन जब तक आपने पिछले वाले चैप्टर को रिवाइज नहीं करना, आपने आगे नहीं जाना। ऐसा नहीं करना कि जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करने के चक्करों में आप कहें कि भाई चलो 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 दौड़ी जाओ, और पीछे जब आप आए वापस तो आपको पता लगे ये कब किया था मैंने, इसका तो मुझे पता ही नहीं है। ऐसा नहीं करना, थोड़ा कर लें लेकिन अच्छा कर लें। ये ना आप इतना सारा करें और जब आपको प्रॉफ में क्वेश्चन आया आपको पता ही ना हो ये आया कहाँ से है, या यार आपको पता हो अच्छा मैंने पढ़ा था लेकिन क्या पढ़ा था ये आपको याद ना है। इससे बेहतर यह है कि आप जो करें अच्छा करें, रिवाइज करें, फिर आगे जाएं। हम टिप नंबर 8 पे। टिप नंबर 8 हमारी ये है कि आपने जब एक सब्जेक्ट पढ़ लेना है ना, चाहे वो 6 घंटे पढ़ा है, चाहे वो 5 घंटे पढ़ा है, चाहे वो 4 घंटे ही पढ़ा है, आपने उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना है, नैप लेना है, हाफ एन आवर का या 1 आवर का। उससे ये होगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी ना वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। आप उसको थोड़ा टाइम देंगे अपने ब्रेन में, अपने मेमोरी में स्टोर करने के लिए। वो चीज़ आपकी मेमोरी में ऑटोमेटिकली जो है ना अपनी जगह बना लेगी। उसके बाद जब आप नैप लेके उठेंगे आपकी एनर्जी भी बिल्ड हुई होगी, आपका स्टेमिना भी थोड़ा पहले की तरह होगा, आपको थकावट महसूस नहीं होगी, आप इजीली दूसरे वाले सब्जेक्ट पे जाके अपना अच्छा आउटपुट दे सकते हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब इस तरह करती थी तो मुझे पता चलता था डिफरेंस कि मैं इतना टायर्ड हो गई हूँ, इतना फटीग हो गई हूँ बैठ के, मेरी स्पाइन खिंची हुई है, या मैं थोड़ा सा सर झुका के बैठी हुई हूँ तो मेरे नेक के मसल स्टिफ हुए हैं। तो जब मैं सो जाती थी या थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे लेती थी, पूरा एक रिलैक्सेशन वाले पोज में जाती थी मैं, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वाकई मेरा ना थोड़ा ना रिलैक्सेशन मुझे आ गई है। उसमें थोड़ी सी नींद भी आ जाती थी, तो वो जो जितना भी हमारे वो स्पैज़म हो आता था ना मसल्स में, वो रिड्यूस कर जाता है। अब ये चीज़ें क्या करती हैं कि ये आपकी जो एक फोकस है ना उसको ख़राब कर रही होती हैं। अगर आपको बैक एक हो रही है, आपको नेक में स्टिफनेस है, या आपको किसी भी बॉडी पार्ट में पेन है टायर्ड होने की वजह से, तो आपका जो फोकस है ना वो हटा रही होती हैं। तो इसलिए जब आप एक सब्जेक्ट कवर कर लें, नैप ले, दोबारा फिर वापस आएँ अपनी। आते हैं हम अपने टिप नंबर 8 पे। टिप नंबर 8 ये है कि जब भी आपने स्टडी के लिए बैठना है ना, आपने अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, आपने अपना पोस्चर अच्छा बिल्ड करके बैठना है। ये ना हो कि आप 2 घंटे पढ़ने के बाद आपकी स्टेट ऐसी हो जाए कि आप दोबारा पढ़ ना पाएँ। ऐसा नहीं करना। अक्सर ऐसा होता है कि ये जो हमारा प्रॉफ वाला सीज़न होता है ना, इसमें बड़ी बीमारियां निकल रही होती हैं भाई। वो बीमारियां लग रही होती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होती हैं कि मुझे यहाँ पे भी दर्दें निकलनी हैं। एक तो एंजाइटी बहुत होती है, एक आपका स्ट्रेस लेवल बड़ा ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है। आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं, आपको स्टमक इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं, आपको लगता है कि भाई दुनिया ख़त्म हो गई है, बस मेरे साथ ऐसे ही होता था। तो इसलिए आपने ना अपना पोस्चर बड़े फोकस में रखना है। आपने ऐसे बैठकर या ऐसे बैठकर किसी भी तरीके से बस जान छुड़ाने वाले काम नहीं करने। बैठना है आपने तो तरीके से बैठकर, प्रॉपर स्पाइन स्ट्रेट करके, फेस अपना सीधा रखकर, हैंड अपने सपोर्ट पे रखकर, ताकि आप जब भी काम कर रहे हैं आपकी ईच एंड एवरीथिंग रिलैक्सेशन में हो, आप जल्दी थके ना।
इस चीज़ को आपने वो जो अपना एनर्जी लेवल है ना उसे प्रोलॉन्ग रखना है। चलें जी, अब आते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ, जो कि ये है कि आपने हर एक चीज़ के साथ अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करना है। अब मेरा ये होता था कि मुझे ये होता था कि मेरी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रॉप ना कर जाए। अगर मैं एक दफ़ा उठी हूँ तो मुझे ये हो कि मेरा कोई 3 बजे तक टाइम ऐसा गुजरे कि मेरी एनर्जी लेवल अच्छा हो, मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें याद करने को आसानी हो जाए। मैं ये करती थी कि जब मैं उठती थी ब्रेकफास्ट में मैं डेट्स खा लेती थी। उससे ये होता है कि आपका एनर्जी लेवल बड़ा बूस्टअप रहता है। देन एक और तरीक़ेकार होता है, एनर्जी ड्रिंक्स पीने की ज़रूरत नहीं है सच, लेकिन आप कुछ ऐसी डाइट लें, कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करें अपनी डाइट में जो नेचुरली आपकी जो एनर्जी लेवल है ना उसको बिल्ड करके रखे। CSE है जिस तरह, या फिर आपका ग्लूकोज होता है, उसको आप एक बॉटल में बना लें, या फिर ये जो हम अक्सर जो है वो पी रहे होते हैं, ग्लूकोज अक्सर हमारी एनर्जी डाउन करने में यूज़ होता था। यह शायद आपको याद हो बचपन की कुछ बातें, ग्लूकोज हम बड़े शौक से पिया करते थे बचपन में। उसमें ये होता है कि आपका ना एनर्जी लेवल बिल्ड होता है, ठीक है। ORS है, ORS, इन सब चीज़ों की तरफ से आपको ये होगा कि आपका एनर्जी लेवल बिल्ड हो जाएगा और आपको चीज़ें जो है ना वो लॉन्ग टर्म में भी याद रहेंगी, और जितना भी आप पढ़ लेंगे ना आपको लगेगा कि अभी यार मैं अभी उठा ही हूँ, अभी मैंने जब वो पढ़ना शुरू किया है। ये सारी वो टिप्स थी जो आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में काम आएंगी, और इन चीज़ों को देखकर आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा कि यार अब मैंने किस तरह से पूरी चीज़ों को लेके चलना है। देन लास्ट वन पे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने इस पूरे सिनेरियो के अंदर, जिन चीज़ों को आपने कहते हैं ना कि किसी चीज़ को छोड़ना है और किसी चीज़ को पकड़ना है, ये वो वाला हाल है। आपको पता है कि स्ट्रेस होता है, नो डाउट सबको होता है और बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी को तो, मेरे जैसों को तो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। जब मैं अपनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी ना, तो बस प्रॉफ आने का सीज़न जैसे करीब आता था ना, मेरी जिसे कहते हैं ना, बस मुझे सिर्फ बारियां लगी होती थी, आ रहे हैं हॉस्पिटल से, जा रहे हैं, मेरा आधा टाइम हॉस्पिटल में गुजर रहा होता था, क्योंकि मेरा एंजाइटी लेवल इतना ज़्यादा हो जाता था कि बस फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को थोड़ा सा ठीक किया कि नहीं, कुछ नहीं होता, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई क़यामत नहीं आ गई है कि इतना बंदा सर पे सवार करके बैठ जाए, ठीक है। फोकस करना होता है स्टडी पे कंसिस्टेंसी के साथ। तो इसमें ये होता है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने एंजाइटी नहीं उसमें जाना कि भाई ओहो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। यूजर्स हमें फेल करने के लिए नहीं बैठा हुआ, ठीक है। उसको यही काम नहीं है कि वो सिर्फ हमें फेल ही करे, अगर हम कर लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल थोड़ी सी भी कर लेंगे तो वो हमें पास कर देगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की रज़ा से। तो इसमें यह है कि आपने अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है, आपने वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है, आपने अपनी हाइड्रेशन इंप्रूव करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अपनी डाइट में फ्रूट्स का यूज़ ज़्यादा करना है। आपने जो हैवी फूड्स आप खाते हैं ना, आपने नाश्ता करने बैठे हैं और आपने 1-1.5 पराठा खा लिया है, ऐसा नहीं करना। इससे ये होगा कि आपको नींद आएगी, गनूदगी होती रहेगी, आप पढ़ने लगेंगे भी तो आपका फोकस नहीं बिल्ड होगा। आप जितना कम इनटेक करेंगे ना, आपका जो एक्टिवनेस है ना वो बढ़ेगी, आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। उससे ये होगा कि आपको ना जो एक टाइम है ना स्टडी का, वो पूरा का पूरा आप उस पर अप्लाई करोगे, आप अपने शेड्यूल को प्रॉपर लेके चलोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 6 घंटे पढ़ने के बाद आप कहोगे बस अब मेरी बस होगी, मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं आगे पढ़ सकता। आप अगर फूड थोड़ा सा ऐसा खाएंगे, आप एपिटाइजर्स खा रहे हैं, आप फ्रूट्स और सैलेड का यूज़ कर रहे हैं थोड़े इंटरवल्स पे, तो उससे ये होगा कि एक तो आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो स्टमक है वो बड़ा अच्छा वर्क करेगा। का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा होता है क्योंकि आप जितना स्ट्रेस लेते हो, जितना आप एंजाइटी में जाते हो, आपका स्टमक अपसेट होता है। तो अगर आप एपिटाइजर्स खाते हो, सैलेड वगैरह खा रहे होते हो, तो आपका स्टमक बहुत अच्छा काम करता है, जल्दी जल्दी वो चीज़ें डाइजेस्ट करता है और मेटाबोलाइज होता है सब कुछ, और आपको एनर्जी मिलती है एज अ रिजल्ट, और आप अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। अगर आप हैवी जंक फूड खा रहे हैं, वो आपके स्टमक में खड़ा रह रहा है क्योंकि आप चल तो रहे ही नहीं हैं, आप तो बैठ के ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ही होते हैं जो चल के पढ़े होते हैं, वरना मोस्टली यही होता है कि वो बैठ के टेबल पर या अपने बेड पर बैठ के पढ़े होते हैं। तो उससे ये होता है कि खाना खड़ा रहता है, आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, आपको वो बड़ा बड़ा जिसे कहते हैं ना डिजीनेस कॉज कर रहा होता है, थोड़ा सा भी पढ़ के आप थक जाते हैं। तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखना है, ड्रिंक्स का यूज़ करना है, आपने सैलेड्स का यूज़ करना है, आपने जूसेस का यूज़ करना है रेगुलरली, ताकि आपका एनर्जी भी अच्छी रहे, आपकी एक्टिवनेस मेंटेन रहे, आप फटीग ना हो, आपको डिजीनेस ना हो, और आप अपना पूरा टाइम अपनी स्टडी को दें और आसानी से प्रॉफ पास हो जाएगा इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।